बहुधा ऐसा भी हुआ कि खुली अदालत में अभियुक्तों से क्षमा तक मांगने में संकोच न किया, किंतु कागजी कार्यवाही में इतने होशियार थे कि जो कुछ लिखा सदैव अभियुक्तों के विरुद्ध। जब मामला सेशन सुपुर्द किया और आज्ञा पत्र में युक्तियां दी, तब सबकी आंखें खुली कि कितना गहरा घाव मार दिया। मुकदमा अदालत में न आया था, उसी समय रायबरेली में बनवारी लाल की गिरफ्तारी हुई। मुझे हाल मालूम हुआ। मैंने पम शून्य हरकरनाथ से कहा कि सब काम छोड़कर सीधे रायबरेली जाएं और बनारसी लाल से मिले, किंतु उन्होंने मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया। मुझे बनारसी लाल पर पहले ही संदेह था, क्योंकि उसका रहन सहन इस प्रकार का था कि जो ठीक न था। जब दूसरे सदस्यों के साथ रहता तब उनसे कहा करता कि मैं जिला संगठन करता हूँ। मेरी गणना अधिकारियों में है, मेरी आज्ञा पालन किया करो, मेरे झूठे बर्तन मला करो। कुछ विलासिता प्रिय भी था। प्रत्येक समय शीशा, कंघा तथा साबुन साथ रखता था। मुझे इससे भय भी था, किंतु हमारे दल के एक खास आदमी का वो विश्वास पात्र रह चुका था। उन्होंने सैकड़ों रुपए देकर उसकी सहायता की थी। इसी कारण हम लोग भी अंत तक उसे मासिक सहायता देते रहे थे। मैंने बहुत कुछ हाथ पैर मारे, पर कुछ भी न चली, और जिसका मुझे भय था वही हुआ। भाड़े का टट्टू अधिक बोझ न संभाल सका, उसने बयान दे दिए। जब तक ये गिरफ्तार न हुआ था, कुछ सदस्यों ने इसके पास जो अस्त्र थे वे मांगे, पर उसने न दिए। जिला अफसर की शान में रहा। गिरफ्तार होते ही सब शान मिट्टी में मिल गई। बनवारी लाल के बयान दे देने से पुलिस का मुकदमा बहुत कमजोर था। सब लोग चारों ओर से एकत्रित करके लखनऊ जिला जेल में रखे गए। थोड़े समय तक अलग अलग रहे, किंतु अदालत में मुकदमा आने से पहले ही एकत्रित कर दिए गए। मुकदमे में रुपये की जरूरत थी। अभियुक्तों के पास क्या था? उनके लिए धन संग्रह करना दुष्कर था। न जाने किस प्रकार निर्वाह करते थे। अधिकतर अभियुक्तों का कोई संबंधी पैरवी भी न कर सकता था। जिस किसी के कोई था भी, वो बाल बच्चों तथा घर को संभालता या इतने समय तक घर बार छोड़कर मुकदमा करता। यदि 4 अच्छे पैरवी करने वाले होते तो पुलिस का 3/4 मुकदमा टूट जाता। लखनऊ जैसे जनाने शहर में मुकदमा हुआ, जहां अदालत में कोई भी शहर का आदमी न आता था। इतना भी तो न हुआ कि एक अच्छा प्रेस रिपोर्टर ही रहता, जो मुकदमे की सारी कार्यवाही को, जो कुछ अदालत में होता था, प्रेस में भेजता रहता। इंडियन डेली टेलीग्राफ वालों ने कृपा की। यदि कोई अच्छा रिपोर्टर आ भी गया और जो कुछ अदालत की कार्यवाही ठीक ठीक प्रकाशित की गई, तो पुलिस वालों ने जज साहब से मिलकर तुरंत उस रिपोर्टर को निकलवा दिया। जनता की कोई सहानुभूति न थी। जो पुलिस केजी में आया करती रही। इन सारी बातों को देखकर जज का साहस बढ़ गया। उसने जैसा जी चाहा सब कुछ किया। अभियुक्त चिल्लाए, हाय हाय, पर कुछ भी सुनवाई न हुई, और बातें तो दूर, श्रीयुत दामोदर स्वरूप सेठ को पुलिस ने जेल में सड़ा डाला। लगभग 1 वर्ष तक वे जेल में तड़फते रहे। 100 पौंड से केवल 66 पौंड वजन रह गया। कई बार जेल में मरणासन हो गए। नित्य बेहोशी आ जाती थी। लगभग 10 मास तक कुछ भी भोजन न कर सके। जो कुछ छटांक 2 छटांक दूध किसी प्रकार पेट में पहुंच जाता था, उससे इस प्रकार की विकट वेदना होती थी कि कोई उनके पास खड़ा होकर उस छटपटाने के दृश्य को देख न सकता था। एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया, जिसमें 3 डॉक्टर थे। उनकी कुछ समझ में न आया तो कह दिया गया कि सेठ जी को कोई बीमारी ही नहीं है। जब से काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्त जेल में एक साथ रहने लगे, तभी से उनमें एक अद्भुत परिवर्तन का समावेश हुआ, जिसका अवलोकन कर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। जेल में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि प्रत्येक आदमी अपनी नेतागिरी की दुहाई देता था। कोई भी बड़े छोटे का भेद न रहा। बड़े तथा अनुभवी पुरुषों की बातों की अवहेलना होने लगी। अनुशासन का नाम भी न रहा। बहुधा उल्टे जवाब मिलने लगे। छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाता। इस प्रकार का मतभेद कभी कभी वैमनस्य तक का रूप धारण कर लेता। आपस में झगड़ा भी हो जाता। खैर, जहां 4 बर्तन रहते हैं वहां खटकते ही हैं। ये लोग तो मनुष्य देहधारी थे, परंतु लीडरी की धुन ने पार्टीबंदी का ख्याल पैदा कर दिया। जो युवक जेल के बाहर अपने से बड़ों की आज्ञा को वेद वाक्य के समान मानते थे,
वे ही उन लोगों का तिरस्कार तक करने लगे। इसी प्रकार आपस का वाद विवाद कभी कभी भयंकर रूप धारण कर लिया करता। प्रांतीय प्रश्न छिड़ जाता। बंगाली तथा संयुक्त प्रांत वासियों के कार्य की आलोचना होने लगती। इसमें कोई संदेह नहीं कि बंगाल ने क्रांतिकारी आंदोलन में दूसरे प्रांतों से अधिक कार्य किया है, किंतु बंगालियों की हालत यह है कि जिस किसी कार्यालय या दफ्तर में एक भी बंगाली पहुंच जाएगा, थोड़े ही दिनों में उस कार्यालय या दफ्तर में बंगाली ही बंगाली दिखाई देंगे। जिस शहर में बंगाली रहते हैं उनकी बस्ती अलग ही बस्ती है, बोली भी अलग, खान पान भी अलग। जेल में यही सब अनुभव हुआ। जिन महानुभावों को मैं त्याग की मूर्ति समझता था, उनके अंदर भी बंगालीपने का भाव देखा। मैंने जेल से बाहर कभी स्वप्न में भी यह विचार न किया था कि क्रांतिकारी दल के सदस्यों में भी प्रांतीयता के भावों का समावेश होगा। मैं तो यही समझता रहा कि क्रांतिकारी तो समस्त भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनका किसी प्रांत विशेष से क्या संबंध। परंतु साक्षात देख लिया कि प्रत्येक बंगाली के दिमाग में कविवर रविंद्रनाथ का गीत आमा सोनार बांग्ला आमी तोमा के भालवासी, मेरे सोने के बंगाल, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, ठूस ठूस कर भरा था, जिसका उनके नैमित्तिक जीवन में पग पग पर प्रकाश होता था। अनेक प्रयत्न करने पर भी जेल के बाहर इस प्रकार का अनुभव कदापि न प्राप्त हो सकता था। बड़ी भयंकर से भयंकर आपत्ति में भी मेरे मुख से आह न निकली। प्रिय सहोदर का देहांत होने पर भी आंख से आंसू न गिरा, किंतु इस दल के कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनकी आज्ञा को मैं संसार में सबसे श्रेष्ठ मानता था, जिनकी जरा सी कड़ी दृष्टि भी मैं सहन न कर सकता था, जिनके कटु वचनों के कारण मेरे हृदय पर चोट लगती थी और अश्रुओं का स्रोत उबल पड़ता था। मेरी इस अवस्था को देखकर 2-4 मित्रों को, जो मेरी प्रकृति को जानते थे, बड़ा आश्चर्य होता था। लिखते हुए हृदय कंपित होता है कि उन्हीं सज्जनों में बंगाली तथा अबंगाली का भाव इस प्रकार भरा था कि बंगालियों की बड़ी से बड़ी भूल, हठधर्मी तथा भीरुता की अवहेलना की गई। ये देखकर अन्य पुरुषों का साहस बढ़ता था, नित्य नई चालें चली जाती थीं। आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाते थे। बंगालियों का न्याय अन्याय सब सहन कर लिया जाता था। इन सारी बातों ने मेरे हृदय को टूक टूक कर डाला। सब कृत्यों को देख मैं मन ही मन घुटा करता। एक बार विचार हुआ कि सरकार से समझौता कर लिया जाए। बैरिस्टर साहब ने खुफिया पुलिस के कप्तान से परामर्श आरंभ किया, किंतु ये सोचकर कि इससे क्रांतिकारी दल की निष्ठा न मिट जाए, यह विचार छोड़ दिया गया। युवक वृंद की सम्मति हुई कि अनशन व्रत करके सरकार से हवालाती की हालत में ही मांगे पूरी करा ली जाएं, क्योंकि लंबी लंबी सजाएं होंगी। संयुक्त प्रांत की जेलों में साधारण कैदियों का भोजन खाते हुए सजा काटकर जेल से जिंदा निकलना कोई सरल कार्य नहीं। जितने राजनीतिक कैदी षड्यंत्रों के संबंध में सजा पाकर इस प्रांत की जेलों में रखे गए, उनमें से 5-6 महात्माओं ने इस प्रांत की जेलों के व्यवहार के कारण ही जेलों में प्राण त्याग दिए। इस विचार के अनुसार काकोरी के लगभग सब हवालातियों ने अनशन व्रत आरंभ कर दिया। दूसरे ही दिन सब पृथक कर दिए गए। कुछ व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जेल में रखे गए, कुछ सेंट्रल जेल भेजे गए। अनशन करते 15 दिवस बीत गए, तब सरकार के कान पर भी जू रेंगी। उधर सरकार का काफी नुकसान हो रहा था। जज साहब तथा दूसरे कचहरी के कार्यकर्ताओं को घर बैठे वेतन देना पड़ता था। सरकार को स्वयं चिंता थी कि किसी प्रकार अनशन छूटे। जेल अधिकारियों ने पहले 8 आने रोज तय किए। मैंने उस समझौते को अस्वीकार कर दिया और बड़ी कठिनता से 10 आने रोज पर ले आया। उस अनशन व्रत में 15 दिवस तक मैंने जल पीकर निर्वाह किया था। 16वें दिन नाक से दूध पिलाया गया था। श्रीयुत रोशन सिंह जी ने भी इसी प्रकार मेरा साथ दिया था। वे 15 दिन तक बराबर चलते फिरते रहे थे। स्नानादि करके अपने नैमित्तिक कर्म भी कर लिया करते थे। 10 दिन तक मेरे मुख को देखकर अनजान पुरुष यह अनुमान भी नहीं कर सकता था कि मैं अन्न नहीं खाता। समझौते के जिन खुफिया पुलिस के अधिकारियों से मुख्य नेता महोदय का वार्तालाप बहुधा एकांत में हुआ करता था, समझौते की बात खत्म होने जाने पर भी आप उन लोगों से मिलते रहे। मैंने कुछ विशेष ध्यान न दिया। यदा कदा 2-1 बात से पता चलता कि समझौते के अतिरिक्त कुछ दूसरी बातें भी होती हैं। मैंने इच्छा प्रकट की कि मैं भी एक समय C0I0D0 के कप्तान से मिलूं, क्योंकि मुझसे पुलिस बहुत असंतुष्ट थी।